अब 1949 में चाइना, आप समझें फ्री चाइना, जो कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। लेकिन 1949 के बाद दो मसले थे, दो इश्यूज, दो हुकूमतें थीं और दोनों गवर्नमेंट्स जो चाइना की थीं वो अपने आप को क्लेम कर रही थी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ चाइना एंड दे वर क्लेमिंग द सीट इन यूएनओ। अब एक हुकूमत कहाँ पे थी? ताइवान, which was the province of China, and it was claiming to be the true rulers of the whole China, including that mainland China and that island China. ये जो हुकूमत थी ये थी रिपब्लिक ऑफ चाइना और ये हुकूमत थी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब दो हुकूमतें होंगी। रिपब्लिक ऑफ चाइना पहले भी बताया था, सन यात सेन ने रिपब्लिक बनाई थी 1911 में मांचू डायनेस्टी को ख़त्म करने के बाद, और उसका जो आगे वारिस था जो चांग काई शेक, यानी कि उसी के बाद जो उसका सक्सेसर बना वो अब ताइवान में मौजूद है, कम्युनिस्ट से शिकस्त खाने के बाद सिविल वॉर में। लेकिन 1945 में जब जापानीज़ यहाँ से निकले थे तो इन्हीं नेशनलिस्ट्स ने सपोर्ट किया था ब्रिटेन को और अमेरिका को, जापान को यहाँ से निकालने के लिए। इसलिए निकलते ही नेशनलिस्ट्स को अमेरिका और बाकी जो इत्तेहादी कंट्रीज़ हैं वो सपोर्ट कर रहे थे इस नेशनलिस्ट्स को, और कम्युनिस्ट को वो सपोर्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि कम्युनिस्ट के साथ उनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट थी। अब दो चाइना थे, एक था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और एक ताइवान में रिपब्लिक ऑफ चाइना, सिंपल ROC, और एक था PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब लेकिन यूएनओ में पहले से सीट नेशनलिस्ट्स की थी 1945 से और वो वहीं पर मौजूद थे। अब माओ से तंग ये क्लेम कर रहे थे कि चाइना जो मेन लैंड है उस पर कम्युनिस्ट हुकूमत है, यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो उसको सीट दी जाए यूएनओ के अंदर, लेकिन कम्युनिस्ट्स को सीट नहीं दी जा रही थी। वर्ल्ड बॉडी डज नॉट अग्री दैट these communists should be given the seat in UNO। तो यूएनओ में रिप्रेजेंटेशन का इशू भी चल रहा था और ये 1971 तक चलता रहा, क्योंकि 1971 में फिर रिप्लेस किया यहाँ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ यूएनओ में, यानी ताइवान की जो हुकूमत थी नेशनलिस्ट्स की उसकी बजाय अब यहाँ पे माओ से तंग की हुकूमत को सही चाइना का वारिस समझा गया और उनको सीट दी गई यूएनओ में 1971 में। तो हम कह सकते हैं कि 1949 में चाइना बना और 1949 से लेकर 1971 तक यूएनओ में रिप्रेजेंटेशन का इशू इन दोनों के दरमियान में चलता रहा। अब आगे जो एक मेजर इवेंट होता है वो है 1950 में कोरियन वॉर होती है, जो कि 53 यानी 3 साल तक चलती है। अब ये जो कोरिया है, दिस इज अ पेनिनसुला इज अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स, सो दिस इज पेनिनसुला दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइना, जापान एंड रशिया अबव। वाई? बिकॉज ये जिस एरिया के अंदर मौजूद है वहाँ से चाइना, जापान और इन सब के से एक्सेस होती है, तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो नॉर्थ में है, नॉर्थ में कम्युनिस्ट्स हैं, कम्युनिस्ट पार्टी है, और साउथ में कैपिटलिस्ट्स हैं। साउथ में कैपिटलिस्ट, जहाँ पर मैं ब्लैक के साथ बना रहा हूँ वहाँ पे कैपिटलिस्ट, और ऊपर नॉर्थ में कम्युनिस्ट्स हैं। लेकिन कम्युनिस्ट आर गेटिंग पावरफुल बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ चाइना एंड USSR, एंड दे वर एडवांसिंग एंड देयर वाज अ टाइम दे माइट टेक ओवर द होल कोरियास। अब ये 1950 में होता है, लेकिन जापान में अब अमेरिका ऑक्यूपाइड है। अमेरिकन फोर्सेस आर द ऑक्यूपाइड फोर्सेस ऑफ जापान, और जापान जो है अब वो प्रो अमेरिका बन चुका हुआ है, क्योंकि अमेरिका ही यहाँ पे ऑक्यूपाइड, और अभी तक ऑक्यूपेशन अमेरिका की यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है जापान के अंदर। जापान अपनी आर्मी नहीं रख सकता है। तो जो अमेरिका था उसको फिक्र लाहक हुई कि अगर कम्युनिस्ट यहाँ पर भी आ गए, चाइना में भी कम्युनिस्ट्स हैं और उसके बाद रशिया में भी कम्युनिस्ट हैं, रशिया जो है वो बहुत बड़ा राइवल था अमेरिका का, तो वो नहीं चाहता था कि कोरिया जैसे इंतहाई इंपॉर्टेंट पेनिनसुला में जो कैपिटलिस्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाएं और इस तरीके से अमेरिका का इन्फ्लुएंस भी ख़त्म हो जाए। तो अमेरिका ने अपनी फोर्सेस को दाखिल कर लिया यहाँ पर साउथ कोरिया में।
तो साउथ कोरिया में दाखिल किया और कम्युनिस्ट के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। जब यहाँ पे माओ से तंग ने देखा कि कैपिटलिस्ट्स दे वर नॉकिंग एट द डोर्स ऑफ चाइना, तो ही वाज हाइपर सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ कैपिटलिस्ट्स, बिकॉज चाइनीज़ कम्युनिस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा कैपिटलिस्ट से नफरत करते थे। तो उन्होंने भी अपनी रेड आर्मी को ऊपर से दाखिल कर दिया, किसकी मदद के लिए? नॉर्थ कोरिया के कम्युनिस्ट की मदद के लिए। अब चाइना और अमेरिका आपस में दोनों आसपास, दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए और दोनों की वॉर होनी शुरू हो गई। और ऊपर से रशिया कम्युनिस्ट्स को और चाइना को सपोर्ट कर रहा था, और इससे एक तरह से एक फेयर पूरी दुनिया में जनरेट हुआ कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाएगी, और इससे पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक रिसेशन भी आया। और ये जो वॉर है ये अब फिर ख़त्म हुई। जितना हिस्सा अमेरिका के पास रहा उतना हिस्सा आज भी साउथ कोरिया है, और वहाँ पे कैपिटलिज्म है और वो ट्रेड करता है पूरी दुनिया के साथ, और वो अच्छा और प्रॉस्परस हिस्सा है। और ऊपर वाला हिस्सा आज भी कम्युनिस्ट कोरिया है, जिसको बोलते हैं नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया जो है वो उसको सपोर्ट करता है चाइना, उससे पहले यूएसएसआर भी उसको सपोर्ट करता था। इसका कैपिटल है प्योंगयांग और इसका कैपिटल है सियोल। तो इस तरीके से ये दो कोरिया, तो 1950 से लेकर 53 तक कोरियन वॉर भी चाइना के पैदा होते ही उनको मिली। अब हम आगे की तरफ आते हैं। 1959 में एक और कॉन्फ्लिक्ट जन्म लिया, और वो कॉन्फ्लिक्ट था तिब्बत में। यहाँ तिब्बत में, ये जो तिब्बत का एरिया है, यहाँ पे बुद्ध अक्सरियत में रहते हैं। तिब्बत का एरिया जो है, बुद्ध रिलीजन that is dominant here in Tibet region. So the Tibet and the second quality of Tibet is that is sparsely populated. It's not as populated as this part of China is. We can say that this is the emptiest part of China. तिब्बत में बुद्धों ने 1959 में बगावत कर दी चाइना के खिलाफ, चाइनीज़ कम्युनिज्म के खिलाफ बगावत कर दी, जिसको चाइना ने अपनी आर्मी को भेज के सप्रेस कर दिया। अब इंडिया तिब्बत की इस सिचुएशन को देख रहा था और वो खुश नहीं था चाइना की इस तरीके से पुट डाउन करने पर इस रिबेलियन को। चाइना में से जो बुद्ध उस वक़्त के लीडर्स थे जिन्होंने इस रिबेलियन को जनरेट किया था, उसमें उनका एक स्पिरिचुअल लीडर जिसको दलाई लामा बोलते हैं, क्योंकि दलाई लामा जैसे इस्लाम में आप देखें कि सुन्नी जो इस्लाम है उसमें मुफ्ती आज़म की बहुत जो सबसे टॉप का हमारा जो स्पिरिचुअल लीडर है, और शियाइज़म में आयतुल्ला एक टॉप के लीडर समझे जाते हैं। इसी तरीके से जो ये रिलीजन है बुद्ध, उसमें दलाई लामा एक टॉप के स्पिरिचुअल लीडर समझे जाते हैं। तो दलाई लामा अपने बहुत सारे जो मिनिस्टर्स थे या जिनके साथ मिलकर उन्होंने हुकूमत बनाई हुई थी वहाँ पर, वो भाग के हिंदुस्तान के इस एरिया के अंदर आ गए। ये एरिया आसाम के साथ मिलने वाला उनका है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में आ गए, और अरुणाचल प्रदेश का शायद कैपिटल है धर्मशाला, वहाँ पे जाके उन्होंने पनाह ले ली। तो इंडिया गेव शेल्टर टू दलाई लामा एंड इट्स डी फैक्टो गवर्नमेंट। उसको उन्होंने, यानी कि सिंपली तिब्बत में बगावत हुई, बुद्धों ने बगावत की, जिसको सप्रेस किया चाइना ने। वो जो बागी थे जिनका लीडर दलाई लामा था, उसने भाग के हिंदुस्तान में पनाह ले ली। हिंदुस्तान ने उनको शेल्टर दिया। चाइना हिंदुस्तान से नाराज़ हो गया, क्योंकि चाइना और हिंदुस्तान के दरमियान में बड़ी अच्छी दोस्ती थी, बल्कि पाकिस्तान की और चाइना के साथ सिर्फ न्यूट्रल रिलेशंस थे। दे वर नॉट वेरी गुड फ्रेंड्स सिंस 1949 till 1962. China did not want to be friend with Pakistan at the cost of India, because India was more important for China than Pakistan. So, but the Tibet issue became the sore point between these two countries. India launched an attack on Tibet और कोशिश की तिब्बत को हासिल करने की। चाइना रिपल्स्ड दैट अटैक इन 1962। तो 1959 में तिब्बत का इशू हुआ, 1959 में तिब्बत का इशू हुआ, और जो 1962 में तिब्बत के ऊपर ही इंडो चाइना वॉर हुई। इंडो चाइना वॉर हुई।
ये वॉर थी जिसके बाद चाइना डाइवर्टेड इट्स अटेंशन टुवर्ड्स पाकिस्तान, थिंकिंग और फाइंडिंग इन पाकिस्तान एनिमीज एनिमी। आई मीन जब पाकिस्तान एनिमीज एनिमी, तो पाकिस्तान बिकेम स्ट्रेटेजिक फ्रेंड और जेन्युइन फ्रेंड विद चाइना। यहाँ से फिर पाकिस्तान की दोस्ती की इब्तिदा 1962 के बाद चाइना के साथ हुई, जब इंडिया के साथ उनकी दुश्मनी या वॉर हुई। तो 1959 में ये इशू उभरा। एक और भी इशू है, और वो इशू जो है वो है वियतनाम का इशू। अगर मुझसे बनाई जाए तो ये तकरीबन ये वियतनाम का एरिया है, ये मैंने जो बनाया है ये वियतनाम का एरिया है। वियतनाम में भी सिचुएशन वही थी जो कोरिया में सिचुएशन थी। ऊपर कम्युनिस्ट थे, पावरफुल कम्युनिस्ट थे जिनको वियतकॉन्ग बोलते थे, और नीचे जो है कमज़ोर सी कैपिटलिस्टिक गवर्नमेंट थी। अमेरिका चाहता था किसी भी सूरत में कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट को बचाने के लिए, और इन दोनों के दरमियान में ऑलमोस्ट एक सिविल वॉर की सी सिचुएशन थी। 1950 से लेकर 55 से लेकर तो 1975 तक ये सिचुएशन रही। लेकिन अमेरिका 1955 में अभी दाखिल नहीं हुआ। लेकिन 1960s के शुरू में जब ये कम्युनिस्ट ज़्यादा पावरफुल होने शुरू हो गए, और एक वक्त था कि इट सीम्ड दैट दे वुड डोमिनेट और दे वुड रिप्लेस द सदर्न पार्ट विच इज़ द कैपिटलिस्ट वन, और कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी, तो अमेरिका एंटर्ड इट्स फोर्सेस इनटू साउथ वियतनाम टू सपोर्ट द कैपिटलिस्ट्स। और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो अमेरिका की है वो स्टार्ट होती है 1963 में। 1963 में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अमेरिका की स्टार्ट होती है। अमेरिकन्स एंटर्ड इनटू वियतनाम एंड देन द वॉर स्टार्टेड and they occupied the whole area, but in north the communist guerrillas, they started attacking the American forces in guerrilla warfare, and then they were also supported by USSR in the neighboring states. नेबर में एक दो स्टेट्स थी, एक लाओस और एक कंबोडिया। लाओस और कंबोडिया जो थे वो दो स्टेट्स थी। ये अगर मैं बना दूं, ये लाओस है और ये कंबोडिया। इन दोनों के जंगलों में और इन दोनों की टेरिटरी में ट्रेनिंग कैंप्स बनाए यूएसएसआर ने, जहाँ पे जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है यूएसएसआर उसने, और वियतकॉन्ग के जो गुरिल्लास हैं उनको सपोर्ट करते रहे, और वो अमेरिका को शिकस्त दी। तो अमेरिका 1963 से लेकर 1974 तक फंसा रहा, और फिर उसके बाद 1974 में अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया यहाँ से मार खाने के बाद। अब जब अमेरिका मार खा गया तो सारा एरिया कम्युनिस्ट ने कब्जे में कर लिया, और ऐसा लग रहा था कि सारे रीजन के ऊपर कम्युनिज्म छा जाएगी। कम्युनिज्म छाने का मतलब है यूएसएसआर की पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और उस वक्त दो वर्ल्ड पावर्स थी, एक अमेरिका और एक यूएसएसआर, और दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे और अपने इन्फ्लुएंस को पूरी दुनिया में बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। इसको कहते हैं कोल्ड वॉर, और वो अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए से ये सारी एफर्ट कर रहे थे। और प्रॉक्सीज मैंने बता दिया, किसी एक की प्रॉक्सी नॉर्थ वियतनाम थी, दूसरी की प्रॉक्सी साउथ वियतनाम थी, एक की प्रॉक्सी नॉर्थ कोरिया थी, दूसरी की प्रॉक्सी साउथ कोरिया थी। तो अपने प्रॉक्सी कंट्रीज़ के ज़रिए से या एक कंट्री में रेबल जो फोर्सेस हैं उन प्रॉक्सीज़ के ज़रिए से अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो अमेरिका जब जलील होकर यहाँ से निकल गया तो यूएसएसआर की पावर सारे पूरे रीजन में बढ़ गई, और अमेरिका उस वक्त वीक नज़र आ रहा था। दुनिया ने सोचना शुरू कर दिया कि अमेरिकाज़ इन्फ्लुएंस इन Asia Pacific and most important Asia had dwindled, and USSR was a bigger power. In order to restore its own prestige, because Americans started thinking they could not police the world alone, so in order to restore their prestige, they started wooing China. उन्होंने चाइना को वो करना शुरू, कोक्स करना शुरू कर दिया, यानी कि जैसे किसी बच्चे को बहलाना होता है उस तरीके से। They started giving signals to China that they were ready for friendship, and then China और अब अमेरिका के साथ कोई इतने अच्छे जो है वो आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रहे थे। तो then पाकिस्तान became the bridge. पाकिस्तान became the bridge. 1970 में पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया in order to build diplomatic relations between China and USSR, because USSR और चाइना जो है दोनों के डिप्लोमेटिक रिलेशन से पाकिस्तान के साथ तो 1970 में इनके दरमियान में रिलेशंस करवाने शुरू कर दिए, और 1971 में दोनों ने एक दूसरे के साथ
एक दूसरे को ज्वाइन कर लिया। 1971 में चाइना को यूएनओ के अंदर रिप्रेजेंटेशन भी दे दी गई इस कम्युनिस्ट पार्ट ऑफ चाइना को, और यूएसएसआर नाराज़ हो गया। यूएसएसआर ख़ास तौर पे पाकिस्तान से नाराज़ था, क्योंकि 1970 में ये जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा था चाइना और अमेरिका को आपस में मिलाने की, या पाकिस्तान को एज ए ब्रिज उन्होंने इस्तेमाल किया, तो यूएसएसआर ये समझ रहा था कि पाकिस्तान उसके दो दुश्मनों को आपस में मिलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उस वक्त तक यूएसएसआर और चाइना के दरमियान में भी बहुत सारे क्लैशेस हो चुके थे, ख़ासतौर पे बॉर्डर इश्यूज़ के ऊपर, और उसके बाद कम्युनिज्म में भी सेक्ट बन चुके थे। चाइना के जो कम्युनिस्ट थे वो ज़्यादातर पेजेंट्री पर मुश्तमिल फोर्सेस थीं, और वो अपने वर्जन को ज़्यादा बेहतर कह रहे थे। यूएसएसआर की जो कम्युनिज्म थी वो मार्क्सिस्ट और लीनिन और मार्क्सिस्ट के आइडियाज़ के ऊपर मुश्तमिल थी। वो अपनी जो स्टाइल ऑफ कम्युनिज्म उसको बेहतर कह रही थी। तो इसका मतलब है कि सेक्टेरियनिज्म इंसान की नेचर में शामिल है। इवन के ऐसी कंट्रीज़ जो रिलीजन ऐसी आइडियोलॉजी रिलीजन को मानती नहीं, जैसे कम्युनिज्म, वो भी सेक्टेरियनिज्म में चली गई। चाइना की कम्युनिज्म जो माओ कम्युनिज्म है, और इनकी लीनिन कम्युनिज्म, तो इस तरीके से दोनों के क्लैशेस होना शुरू हो गए थे। तो यूएसएसआर का अब चाइना कुछ थोड़ा थोड़ा एनिमी बन चुका था। तो पाकिस्तान एज ए ब्रिज वाज यूज्ड टू बिल्ड रिलेशनशिप बिटवीन चाइना एंड यूएसए। तो यूएसएसआर ने उसके रिवेंज में इंडिया के साथ फ्रेंडशिप का मुआहदा कर लिया 1970 में, कि अगर हिंदुस्तान बंगाल के ऊपर हमला करता है तो यूएसएसआर पूरी सपोर्ट करेगा हिंदुस्तान की। और यूएसएसआर ने इंडिया को ये यकीन दहानी भी दिलाई कि चाइना 1971 की वॉर में शामिल नहीं होगा। अगर वॉर हुई तो चाइना शामिल नहीं होगा, जैसे चाइना 1965 में पूरे तरीके से शामिल हो गया था, पाकिस्तान को सपोर्ट दे रहा था। तो यूएसएसआर ने अपना वादा पूरा निभाया। जब बंगाल के ऊपर वॉर हो रही थी तो चाइना को यूएसएसआर ने शामिल नहीं होने दिया। शायद यूएसएसआर की धमकी होगी कि चाइना अगर वॉर में शामिल हुआ तो यूएसएसआर भी ऊपर से प्रेशर डाल देगा चाइना के बॉर्डर्स के ऊपर, और इस तरीके से जो इंडिया है बड़ी आसानी से पाकिस्तान को शिकस्त देने में भी कामयाब हो गया। आगे देखते हैं, ये 1963 से 1974 तक जो मैंने आपको बताया था, ये क्या है? ये है वियतनाम इशू जो चाइना के साथ पैदा होता। आगे हम देखते हैं 1975 में उनके एक लीडर चू एन लाई, जो कि उनके लियाकत अली खान थे, वो फौत हो गए। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1976 में माओ ज़ेडुंग, जो कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पहले प्रेसिडेंट भी थे और साथ में चेयरमैन भी, वो अब माओ ज़ेडोंग इसको बोलते हैं कि तंग बोलते हैं। हमने माओ ज़ेडुंग पढ़ा हुआ, इसलिए मैं माओ ज़ेडुंग आपको बोली जा रहा हूँ। तो 1976 में माओ ज़ेडुंग फौत हो गए। अब माओ ज़ेडुंग के फौत होने के बाद एक लीडर बना उनका चेयरमैन और प्रेसिडेंट भी, और उसका नाम था जिन ज़ियाओपिंग। उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक पाकिस्तान में हुकूमत करते थे, तो जिन ने ज़ियाना पंगा लिया, इससे आप इस निमोनिक से याद कर सकते हैं, जिन ज़ियाओपिंग। ये वो लीडर था जिसने मॉडर्न चाइना की बुनियाद रखी, यानी इंडस्ट्रियलिस्ट चाइना की। जब तीन आपने लीडर्स को याद रखना है चाइना के, एक माओ ज़ेडुंग जो कि उनका बानी है कम्युनिस्ट चाइना का, दूसरा है जिन ज़ियाओपिंग जिसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ कदम रखा। इसने चाइना की पॉलिसीज़ को तब्दील किया। 1979 में इसने एक पॉलिसी बनाई जिसको कहते हैं डेवलपमेंट एट होम, घर में हमने करनी है डेवलपमेंट, एंड पीस अब्रॉड, और बाहर पीस, यानी बाहर किसी भी मसले में हमने टांग नहीं अड़ानी है। कोई इशू बाहर हो, दोस्त का दुश्मन का, हमने खामोश रहना है। एंड we have to focus on development at home, and he set the target from 50 to 70 years China would focus completely all the energies on the development at home. He opened up China to the capitalistic world, and China became quasi capitalist, और उसके बाद चाइना की इंडस्ट्री को उन्होंने बढ़ावा दिया। और इस तरीके से चाइना hitherto had been a closed country under Mao Zedong, and he opened up to the world, और इस तरीके से दुनिया के साथ ट्रेड करनी शुरू कर दी और अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाना शुरू कर दिया। इस एरिया में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री मौजूद है, क्योंकि जब जापान ने इस एरिया के ऊपर कब्ज़ा किया था तो यहीं पे वर्कशॉप्स और अपने एक्सपीरियंस, जो जापान में इंडस्ट्रियल एक रेवोल्यूशन आया था, उस अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे कोल की, और फिर उसके बाद रॉ मटेरियल को उसने ढूंढा,
और उसके बाद फिर यहाँ पे वर्कशॉप्स और इंडस्ट्रीज़ लगाई जो कि अब बड़ी खस्ता हालत में थी, उसको इम्प्रूव नहीं किया गया, लेकिन इसी को फिर इम्प्रूव करके सारे एरिया के अंदर इंतहाई मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन, और चाइना जो है वो अचानक ही वर्ल्ड स्टेज के ऊपर आना शुरू हो गया। वो पॉलिसीज़ थी किसकी? जिन ज़ियाओपिंग की। जो जिन ज़ियाओपिंग है ये मॉडर्न चाइना कुछ लोग कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल चाइना उसका बानी है। ही वॉज द ट्रू फाउंडर ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट चाइना। और तीसरा नाम जो आपने याद रखना है, आज के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है जी जिनपिंग। आपको पता ही होगा, मुझसे ज्यादा पता होगा। जी जिनपिंग। जो जी हैं उनका जो है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो इनका प्रोजेक्ट है, और उनको लाइफ टाइम प्रेसिडेंट उन्होंने बना दिया जब तक उनके हिसाब काम कर रहे हैं, प्रेसिडेंट रहेंगे, क्योंकि ये उनका ब्रेन चाइल्ड है। ये जिस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कोई और नहीं कर सकता। चाइना की जब से उसने इंडस्ट्रियलिस्ट होना शुरू किया और कैपिटलिज्म की तरफ जाना शुरू किया, यानी क्वासी कैपिटलिज्म, मुकम्मल नहीं, कंट्रोल है गवर्नमेंट का, वन पार्टी गवर्नमेंट है चाइना में, तो उस कंट्रोल के साथ कैपिटलिज्म भी साथ साथ में चल रही है, यानी फ्री ट्रेड भी चल रही है। और चाइना के पास इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है कि उसको उन्होंने इस्तेमाल करना था। करें कैसे? BRI को इम्प्लीमेंट करके, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर 60 कंट्रीज़ में डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कायम होंगे, रोड्स बनेंगी, रेलवेज होंगी और पोर्ट्स बनेंगी। और उसमें से 6 कंट्रीज़ हैं जो इन 60 कंट्रीज़ में से सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, जिनमें CPEC जैसी जो सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी मुकम्मल तौर पर, और अगर ये कामयाब हो जाती है BRI, तो फिर चाइना is likely to replace America as a superpower.